पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा और हमारे साथ अनिकेता शर्मा भी यहां पर हैं। इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं आपातकाल की, जो कि 50 साल पहले आज ही के दिन लागू किया गया था और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनके द्वारा जो है आपातकाल लागू किया गया और जिसे काला अध्याय भी कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज ही के दिन 50 साल पहले की बात की। स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को आपातकाल की घोषणा के साथ लिखा गया था, लेकिन इसकी प्रस्तावना तब लिखी गई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस वर्ष 12 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव याचिका समाजवादी नेता राजनारायण ने दायर की थी, जो रायबरेली से चुनाव हार गए थे। नारायण ने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी के चुनाव एजेंट यशपाल कपूर एक सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने अपने चुनावी कार्य के लिए सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल किया था। लेखक ज्ञान प्रकाश ने अपनी पुस्तक इमरजेंसी क्रॉनिकल्स इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसी टर्निंग पॉइंट में भारतीय लोकतंत्र पर लगे कलंक के रूप में याद की जाने वाली घटनाओं का विस्तृत उल्लेख करते हुए बताया है कि हाईकोर्ट के फैसले में इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी पाया गया था। इससे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ सार्वजनिक असंतोष बढ़ गया था। यह असंतोष अत्यधिक महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की कमी और जड़ अर्थव्यवस्था के कारण था, जो 1971 के पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के प्रभाव से जूझ रही थी। गुजरात में चिमन भाई पटेल के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन और बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में युवाओं का आंदोलन तेज हो गया था। इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ राहत प्राप्त कर लिया। इसके तहत उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज जारी रखने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन उनसे संसद में मतदान का अधिकार छीन लिया गया। अगले दिन 25 जून को विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली आयोजित की। इसमें जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और पुलिस तथा सशस्त्र बलों से अपील की वे उन आदेशों की अवहेलना करें जो उनके विवेक के अनुसार अनुचित थे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हताश इंदिरा गांधी ने बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। आपातकाल की घोषणा से स्वतंत्रता समेत सभी मौलिक अधिकारों, सभा के अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। प्रेस पर पूरे तौर पर सेंसरशिप लागू की गई। न्यायपालिका की कार्यकारी कार्रवाई की समीक्षा की शक्ति को भी सीमित कर दिया गया। सभी लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन करते हुए जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी समेत विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। संजय गांधी के कुख्यात नसबंदी अभियान के तहत जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लाखों पुरुषों की जबरन नसबंदी की गई। अचानक लागू किया गया आपातकाल भी लगभग उसी तरीके से समाप्त हुआ जब इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को चुनावों और राजनीतिक कैदियों की रिहाई का आह्वान किया है। तो जैसा कि आपने सुना मेरे सहयोगी रितेश जी ने क्या कुछ कहा, आगे आपको बता दें। आपातकाल का मुख्य कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बताया जाता है। फैसले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव प्रचार अभियान में कदाचार का दोषी करार दिया गया था। दरअसल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी बड़े अंतर से जीती थी, पार्टी को भी बड़ी जीत दिलाई थी। प्रतिद्वंद्वी राजनारायण ने इंदिरा की जीत पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। आगे आपको बता दें कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम देश में कई ऐतिहासिक घटनाओं की वजह बना। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद समय था। 25 जून 1975 को घोषणा के बाद 21 मार्च 1977 तक यानी कि करीब 21 महीने तक भारत में आपातकाल लागू रहा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगाए आपातकाल के दमन का
पठन पाठन भावी पीढ़ियां इस काले अध्याय के 3 दशक बाद ही कर पाई। एनसीईआरटी की राजनीतिक शास्त्र की किताबों में इस अहम घटनाक्रम के बरसों बाद शामिल किया गया। हालांकि यह भी वर्ष 2007 के कांग्रेस नीति यूपीए के शासनकाल में ही हुआ, लेकिन लोग इस काले इतिहास को कम ही जान पाते हैं, क्योंकि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान बच्चों का पाठ्यक्रम कम करने के लिए भाजपा सरकार ने इस अध्याय के कुछ हिस्सों को हटा दिया है। अब ये भी जान लेते हैं कि आपातकाल से आखिर हमारा भारत देश कैसे प्रभावित हुआ था। आपातकाल के दौरान देश भर में चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। आपातकाल की घोषणा के साथ हर नागरिक के मौलिक अधिकार भी निलंबित कर दिए गए थे। लोगों के पास न तो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार था, न ही जीवन का अधिकार था। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जेल में डाला गया था कि जेलों में जगह ही कम पड़ गई थी। प्रेस पर सेंसरशिप लगी थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी रख दिए गए थे। उस सेंसर अधिकारी की अनुमति के बिना कोई खबर छप ही नहीं सकती थी। अगर किसी ने सरकार के खिलाफ खबर छापी तो उसे गिरफ्तारी झेलनी पड़ती थी। आपातकाल के दौरान प्रशासन और पुलिस ने लोगों को खूब प्रताड़ित भी किया, जिसकी कहानियां बाद में सामने भी आई थी। इंदिरा गांधी द्वारा देश पर आपातकाल थोपने के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि जेपी का आंदोलन, कांग्रेस के अंदर के द्वंद्व, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी को मिली चुनौती और आर्थिक कारण। लेकिन आपातकाल लगाए जाने का एक ही कारण था, वह था इंदिरा गांधी का निजी संकट। अगर इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती तो आपातकाल नहीं लगाया जाता। विपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार गलत कहते हैं कि आपातकाल के लिए जितनी जिम्मेदार इंदिरा गांधी थी उतने ही जिम्मेदार जेपी थे। आपातकाल के लिए सिर्फ इंदिरा गांधी जिम्मेदार थी। सिद्धार्थ शंकर रे तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब तक उन्हें विचार विमर्श के लिए दिल्ली बुला लिया जाता था। रे 20 जून 1975 से ही दिल्ली में थे। उन्होंने ही इंदिरा गांधी को समझाया था कि बिना कैबिनेट की सिफारिश के भी आपातकाल का फैसला लिया जा सकता है। तो इस तरह इंदिरा गांधी छल कपट का सहारा लेकर निजी हैसियत से राष्ट्रपति के पास पहुंची और 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी एक कविता है, जिसे पढ़कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की हुंकार भरी थी। उस कविता ने जैसे जेपी आंदोलन की आवाज बुलंद कर दी थी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आजादी के आंदोलन में जिस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसी महान हस्तियों की बड़ी भूमिका मानी जाती है, उसी तरह इंदिरा गांधी के शासनकाल में भ्रष्टाचार, काला बाजारी, महंगाई और सत्ता की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों में जयप्रकाश नारायण का रोल महत्वपूर्ण था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जबकि जेपी ने आम जनता के हक में अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और सेना को इंदिरा सरकार के साथ असहयोग करने की अपील की। उनकी आवाज पर रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की। उनका समर्थन पूरे देश में बढ़ने लगा। उससे पहले सन 1971 में इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का आरोप भी लगा था, जिसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम में उनके खिलाफ आंदोलन और भी भड़क गया। तो इंदिरा की सत्ता के विरोध में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन सबसे पहले बिहार में परवान चढ़ा। मार्च 1974 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जेपी ने सबसे पहले बिहार विधानसभा भंग करने का नारा दिया। इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ पूरे देश में माहौल तैयार हो रहा था। जेपी ने तभी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उनके विचारों से प्रभावित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कलम से इसको बड़ी ताकत दी। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक और अकल्पनीय विशाल जनसभा में पहली बार सिंहासन खाली करो कि जनता आती है के नारे ने सीधे इंदिरा गांधी की सत्ता को ललकारना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो अपने आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इंदिरा ऐसा नहीं चाहती थी। 25 जून 1975 को ही जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली बुलाई,
जिसके विकराल स्वरूप को देखकर इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने पर मजबूर होना पड़ गया। जेपी ने यहीं पर दिनकर जी की वो कविता पढ़कर संपूर्ण क्रांति की हुंकार भर दी। कहते हैं दिनकर जी की ये कविता जेपी आंदोलन को राष्ट्रीय फलक पर विस्तार देने वाली बुलंद आवाज बनी। इंदिरा गांधी ने जब आंतरिक उथल पुथल का आधार बनाकर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया, तब ये कविता जेपी की क्रांति को आगे बढ़ाने का उद्घोष साबित हुई। इस आंदोलन ने उन्हें लोक नायक बना दिया। अपने और अपने बेटे संजय गांधी की हार से तिलमिलाई इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश पर इमरजेंसी यानी आपातकाल थोप दिया। विपक्ष के तमाम नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई। जेल जाने वालों में खुद जयप्रकाश नारायण भी थे। उन्हें लगभग 7 महीने जेल में बंद रखा गया था। जब जेपी अपनी संपूर्ण क्रांति आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे तो लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, रविशंकर प्रसाद, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी जैसे नेता छात्र आंदोलनकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस आंदोलन में पूरा देश शरीक था और आपातकाल के खिलाफ जेपी के आंदोलन में खुद मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। तो पूरा देश उस समय जेपी के पीछे खड़ा था। इंदिरा सरकार की बर्बरता के बावजूद जनता पीछे नहीं हटी, क्योंकि अस्वस्थ होने के बावजूद जेपी चट्टान की तरह उनके साथ खड़े थे। ये अपने ही देश के कुशासकों के खिलाफ एक जन आंदोलन था। आखिरकार लगभग 21 महीने बाद इंदिरा गांधी ने जनता के आगे हथियार टेक दिए और 21 मार्च 1977 वो दिन जब इमरजेंसी वापस ले ली गई। इमरजेंसी के बाद देश में आम चुनाव करवाए गए तो जनता ने पहली बार इंदिरा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल करके गैर कांग्रेसी सरकार की सत्ता कायम की। आखिरकार 8 अक्टूबर 1969 को लंबी बीमारी के बाद जेपी ने अंतिम सांस ली। 1999 में उन्हें तब देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। तो जेपी मतलब राजनीति के मसाल पुरुष, वहीं दिनकर यानी महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी कवि। खास बात यह है कि दोनों एक दूसरे की शख्सियत से प्रभावित थे। आपातकाल लगाए जाने से पहले जयप्रकाश नारायण देश के क्रांतिकारी नेता कहलाते थे। इंदिरा सरकार को अगर सबसे ज्यादा जिस शख्स का खौफ रहता था वो जेपी ही थे। जेपी की एक मुनादी पर लाखों की संख्या में लोग एकजुट हो जाते थे। आजादी के बाद उनके जैसा कोई दूसरा चमत्कारी क्रांतिकारी व्यक्तित्व नहीं हो सका। उनकी क्रांतिकारिता से उस दौर के तमाम कवि, लेखक, पत्रकार और कलाकार भी प्रभावित थे। राष्ट्र कवि दिनकर भी जेपी की क्रांतिकारिता से बहुत प्रभावित थे। जेपी जब एक बार अस्वस्थ हो गए थे तब दिनकर जी ने कहा था वो लंबी आयु जिए, उनको हमारी उम्र भी मिल जाए। हालांकि जिस साल 1974 में जेपी सबसे ज्यादा आंदोलन में अग्रसर थे, उसी साल 24 अप्रैल को रामधारी सिंह दिनकर जी का देहांत भी हो गया था। तो जयप्रकाश नारायण के विचारों की विरासत आज भी भारतीय राजनीति में मौजूद है। तो ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ उनकी संपूर्ण क्रांति की वजह से है। तो फिलहाल जो है लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो जितने भी चेहरे जो उस समय जेपी आंदोलन से उपजे थे वो सभी लोग बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। लेकिन बावजूद इसके जेपी को उन्होंने केवल प्रतीक के तौर पर माना है, प्रेरणा नहीं बनने दिया है। जेपी का नाम लेकर के वो अपनी राजनीति चमकाते हैं और जेपी का नाम भी भजाते हैं। लेकिन बिहार वैसा का वैसा है, बहुत कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला। और उस समय जनेऊ उतारने की बात कही जाती थी, जात धर्म को खत्म करने की बात की जाती थी, लेकिन उसके बाद भी जाति और धर्म का जो भेदभाव है वो बिहार में खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बिहार की ही उपज जेपी थे और पूरे देश में उनका आंदोलन चर्चित था। लेकिन उसका जो सामने यहाँ परिदृश्य बना वो बिल्कुल अलग था। जेपी के जो विचार थे वो बिहार के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं और जो नेता हैं उनमें कभी भी दिखाई नहीं दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही था, और ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।